वेलकम वंस अगेन इन शास्त्रीय ट्यूटोरियल्स। तो बेटा जैसे हमने पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा लिखा ही नहीं हमने तो लिख देते CFS। ठीक है जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा इसका जो मैं रिक्वेस्ट उन बच्चों से खासकर करूंगा जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इससे प्रीवियस वीडियो आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करिएगा, उसको देख लेना। ठीक है, पहले इसमें जाने से पहले उस पर जरूर जाइएगा क्योंकि एक सीक्वेंस और एक लिंक बनता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो चैप्टर होता है थोड़ा सा लेंदी भी होता है और सबसे बड़ी बात है काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए इस वीडियो को इस लेक्चर को समझने के लिए आप पुराने लेक्चर को जरूर देखिएगा। चले CFS यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने पहले ही बताया था। इसमें हमने केवल क्या देखना है? यस, क्या देखना है इसमें? कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो, बस कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो, या कैश में क्या चेंज आया है। फ्लो का मतलब क्या होगा इसमें? चेंज। कैश में क्या चेंज आया, बस हमने यही चीज नोटिस करनी है। तो इसी को बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये किसके अंदर आता है? कौन सा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3। पेन सही चल नहीं रहा है, चलिए देखते हैं भी। हाँ, तो AS3 के अंदर आएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर आएगा। अच्छा आप देखिए यहाँ पर साइड स्क्रीन पे आपको ये फॉर्मेट दिख रहा होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिख रहा है। ये फॉर्मेट आपको देखो, अगर याद करने के लिए जाएंगे इस फॉर्मेट को अगर याद करने के लिए जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, इस फॉर्मेट को याद करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, पर मैं आपको यूं याद नहीं कराऊंगा, क्या करूंगा? समझाऊंगा ईच एंड एवरी एंट्री। हर एक एंट्री को हम बारीकी से समझेंगे ताकि ये फॉर्मेट हमारे लिए क्या हो जाए, एकदम से इजी हो जाए। क्लियर है? चलिए समझते हैं फिर। यस, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट अभी आपने देखा था, इस फॉर्मेट को अब हम बनाएंगे। ठीक है, तो 3 टुकड़ों में बनता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहला आता है बेटा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, दूसरा आता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा आएगा हमारा सर क्या? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक, अच्छा तो ये आ गया। लास्ट में हमारा जो बनता है वो यहां पर आएगा हमारा, ये दिख रहा है बेटा? नो, चलो मिटाते हैं, पॉज करो। तो ये हमारा फॉर्मेट है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। आंसर जो होगा हमारा यहां लास्ट पे निकलेगा। हम मान के चलते हैं जैसे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लोजिंग बैलेंस मैं बता दूं कहां से मिलता है आपको, जो आपकी बैलेंस शीट होती है ना बेटा, बैलेंस शीट में एक एंट्री होती है आपकी कैश इन हैंड। कैश इन हैंड ये विजिबल है ना, कैश इन हैंड। सपोज करो यहां पर दे रखे आपको, अब यहां पर तो मैंने बैलेंस शीट पुराने फॉर्मेट की बना दी है, वैसे आपकी जो बैलेंस शीट बनती है वो इस तरीके की बनती है ना। ठीक है, तो यहां पर होगा 2022 का, होगा 2021 का। क्लियर है? यहां दे रखा आपको 15,000 और यहां दे रखा था आपको 10,000। ये पूरा दिख रहा है आपको, विजिबल बैलेंस शीट का है। ठीक है ना, तो कैश इन हैंड दे रखा आपको एक, पिछले साल था आपका 10,000 और इस बार हो गया आपका 15,000। तो मुझे आप ये बताएं सानिध्य, क्लोजिंग बैलेंस कितना है मेरा कैश का? क्लोजिंग बैलेंस कितना है? यस, सरफराज, याशिका, अवंतिका, बैलेंस शीट में देख के बताना क्लोजिंग बैलेंस कितना है। क्लोजिंग बैलेंस 10,000। हाँ जी आप बताएं जसनीत। 15,000, क्योंकि करंट ईयर होता है ना मेरा क्लोजिंग, ये तो ओपनिंग होगा या मेरा क्लोजिंग होगा। तो मेरा कितना हो गया? ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया बेटा मेरा कितना? 15,000। और ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया मेरा? 10,000। ठीक है, यानी पिछले साल था मेरा 10,000 और इस बार हो गया 15। तो फर्क क्या आ जाएगा? नेट। अब देखिए जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का, जो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 5,000 मेरा प्लस में आ रहा है। तो ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो यहां पर लिख देंगे नेट। अभी यहां पर लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये नेट इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है? ये क्या हुआ? नेट इंक्रीज। ठीक है, तो नेट इंक्रीज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी पिछले साल था मेरा कितना? 10,000 और इस साल मेरा हो गया 15,000, यानी जो मेरा कैश है वो 5,000 बढ़ा। ठीक है, अब ये देखना है मैंने ये 5,000 कैसे बढ़ा और कैसे घटा, जो भी है। तो हम देखते हैं, मान के चलते हैं, सपोज करो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटीज होती है हमारी?
सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है हमारी मेन एक्टिविटी, कोर एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी, जिनको बोलते हैं हम सेल एंड परचेज। तो सपोज करो ये सारी इतनी सारी एंट्रीज भी बाद में डिटेल में करेंगे हम, तो इनका आया मेरा यहाँ पर, यहाँ से पूरा हिसाब किताब, ये सारी एंट्रीज यहाँ पर हुई, इनकी अमाउंट आई और यहाँ पर आ गया मेरा 2000। क्लियर है जी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मेरे पास कितना आ गया? 2000। बात समझ में आ रही है? ऐसी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन से आते हैं मेरे? नॉन करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट यानी फिक्स एसेट्स। ठीक है, तो उसमें हमने सेल किया, परचेज किया, तो ये सारी एंट्री, ये अमाउंट आई होंगी सारी, इसमें ऐसे ऐसे कुछ अमाउंट आई होंगी। ठीक है ना? ठीक है, और इसको जब सॉल्व किया तो इसमें से हिसाब करके आया होगा मेरा, सपोज करो 3000। ठीक है? अरे ठीक है, 3 ज्यादा कर दिया मैंने, थोड़ा इसको 4 कर देते हैं। चलो जी, 4 कर दिया। टोटल कितना हो गया? 6। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब लोन लेना, लोन देना, शेयर इशू करना, शेयर का पेमेंट करना, ये सब चीजें। तो इनको जब सॉल्व किया तो यहां पर कुछ ट्रीटमेंट हुई होंगी, तो यहां पर मेरा आ गया सॉल्व करके -1000। अब देखिए 2000 और 4000 तो दोनों का ऐड किया, दोनों प्लस है, कितने हो गए? 6 में से 1 गया, आंसर आ गया मेरा 5000। ठीक है, ऐसे दूसरे कई तरीके से हो सकता है। सपोज करो अब मैं चेंज करता हूं, आप मुझे बताइए एंट्री अमाउंट कितना है, कितना बनेगा, क्या बनेगा फाइनेंसिंग का। सपोज करो यहां पर था 4000, यहां पर 1000 माइनस का, तो यहां कितना आएगा बताइए? 1000 प्लस का आ जाएगा। तो आई होप आप समझ गए। यानी जैसे मैं आपको बताता हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर 1 सेकंड में निकलता है, वो ऐसे निकलता है। बैलेंस शीट में देखिए कैश का बैलेंस कितना है, क्लोजिंग और ओपनिंग। सर 100% आंसर 5000 ही आएगा, जो मर्जी कर लो, जैसा मर्जी कर लो, आंसर आ गया 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर आ गया ना आंसर। तो कैश फ्लो का आंसर ऐसे ही आएगा। आपने कैश, अच्छा यहां पर तो केवल कैश दे रखा है, कई बार क्या दिया होता है इसमें? कैश इक्विवेलेंट भी दिए होंगे। पिछले लेक्चर बताया था कैश इक्विवेलेंट कौन कौन सी चीज होती है, उन सबको जोड़ेंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी आएगी इसके अंदर, करंट इन्वेस्टमेंट भी आएगी, उन सबको जोड़ दिया, उनका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देखा, तो आंसर आपका क्या आएगा? जितना भी घटा लो बढ़ा लो, आपका आंसर कितना आएगा? 5000। क्योंकि आंसर शुरू करने से पहले आ गया आपका आंसर, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आ गया 5000। अब इन तीनों में से देखना है कितना, ऑपरेटिंग से 4000 आया, इन्वेस्टिंग से 1000 गया, क्योंकि आंसर क्या है? माइनस का, और फाइनेंसिंग से 1000 आया, तो हाथ में रिजल्ट क्या आ गया मेरा? प्लस का 5000। आई होप ये अंडरस्टैंड हो गया कि भैया इस फॉर्मेट का इस्तेमाल क्या होता है। क्योंकि हमने देखा क्लोजिंग था 15, क्लोजिंग था 15, ओपनिंग था 10, तो 5000 कैसे बचे मेरे पास? हिसाब बताना ना भाई, 5000 कैसे बचे? तो बताना है कि भैया 4000 ऑपरेटिंग से आया, 1000 इन्वेस्टिंग में गया और 1000 फाइनेंसिंग में आया, तो हमारे हाथ में क्या हुआ? 5000 का कैश आ चुका है। आई होप ये कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर है। अब इसके बाद चलेंगे हम फॉर्मेट कैसे समझना है। चलें? ठीक है, ठीक है, तो फॉर्मेट को पकड़ते हैं। अब देखिए अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि जो किताब में आपके फॉर्मेट है, ठीक है ना, तो हम इसके फॉर्मेट को सीखेंगे, फॉर्मेट कैसा होता है। अगर मैं आपको एक बात बोलूं तो आपको बड़ा अमेज लगेगा और आप शायद बोले सर गलत बोल रहे हैं, पर मैं इस स्टेटमेंट को एकदम ठीक करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलो ज्यादा दूर नहीं चलते। देखिए ये आप फॉर्मेट देख रहे हैं, सबसे पहले दे रखा ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग और फिर फाइनेंसिंग। क्लियर है? तीनों चीज दिख रही है। तो यानी कायदे से जो होता है हमारा, अगर आप बोले तो ए में आता है हमारा ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और बी में आएगा सर हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और सी में आ जाएगा सर मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है? क्लियर है? चलिए बुक में क्या रखा है? पहले ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग और फिर फाइनेंसिंग, यही क्या रखा है सर? ऑब्वियस है, आपने देखा होगा, मैंने दिखाया भी था आपको, स्क्रीन पे भी आपने देखा था। पर आप मुझे एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए। इस जवाब से ही आपको मेरी स्टेटमेंट क्या ट्रूथनेस पता चल जाएगी कि भैया स्टेटमेंट कितनी सही है और कितनी गलत है। आपसे ही पूछते हम, ठीक है? आपसे ही पूछें। चलिए तो आप मुझे बताइए, अगर सपोज दैट आपने कोई बिजनेस रन करना है, आपने कोई बिजनेस रन करना है, तो सबसे पहला, मैं इस क्वेश्चन को यहीं रोकता हूं, पहले इनको मैं दोबारा से इन तीनों का मतलब समझा दूं, फिर चलते आगे। ठीक है ना? ये हमारा बिजनेस क्या होने वाला है? स्टार्ट होना, या चलना है, या शुरू करना है, या करना है। ठीक है, यहीं रोकते हैं इस कहानी को, यहां से। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटी होती है? सेल और परचेज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है? फिक्स एसेट्स को परचेज करना या सेल करना। और फाइनेंसिंग मतलब पैसा लेना देना जो भी है। ठीक है ना? चलिए अब मुझे यह बताएं आप सभी कि जब आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो सर सबसे पहले क्या चाहिए आपको? पैसा, नगद नारायण, लक्ष्मी नारायण,
ये चाहिए ना सर। ये कहां से आएगा? इधर से, इधर से सर। ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंसिंग से आएगा ना भाई। पैसा कहां से आएगा? फाइनेंसिंग से, लोन से, एडवांस से, शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके, तभी तो आप पे पैसा आएगा। अब जब पैसा आ जाएगा, उस पैसे से आप क्या करेंगे? पार्टी। क्या करेंगे उस पैसे का? सर आप उस पैसे को फिक्स एसेट्स खरीदेंगे जिससे मैन्युफैक्चरिंग हो सके, जिससे प्रोडक्शन हो सके, या उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि पैसे को पैसा खींचता है। जब आप इन्वेस्ट करोगे तभी तो पैसा आएगा। तो पहले पैसे का इंतजाम किया, फिर पैसे को हमने कहां इन्वेस्ट कर दिया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। फिर भैया जब मशीन खरीद ली, लैंड खरीद ली, बिल्डिंग खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, कई चीजें ले ली, स्टॉक वगैरह, तब साका आपका क्या स्टार्ट होगा? सेल, परचेज, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग। तो कायदे से तो फॉर्मेट ही गलत है, पर हम इसको गलत नहीं बोल सकते भैया, ठीक है। पर मेथड यही होगा ना, पहले पैसा, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर मैन्युफैक्चरिंग। ऑब्वियस है, क्लियर है। तो अब मैं इसको, मैंने पहले कहा था, मैं हमेशा अपने लेक्चर में यही कहता हूं कि हमारे इंस्टीट्यूट की एक खासियत है, क्या? याद नहीं करा सकता मैं, क्योंकि मैं खुद याद नहीं कर पाया आज तक। 16 साल की मेरी उम्र हो चुकी है, मैं आज तक याद नहीं। हंस रहे हो तुम भाई? मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। ये तो हाईलाइट कर रखे मैंने ताकि थोड़ा सा गुड लुकिंग लगे, क्योंकि कई टीचर्स, कई पेरेंट्स बोलते थे बच्चा सा लगता है, तो मैंने इसको हाईलाइट करा लिया थोड़ा सा। तो क्या बुरा है क्या? चलिए, तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अब इसको आसान करने के लिए हम तरीका वही अपनाएंगे। कैसे? सबसे पहले मैं कौन सी एक्टिविटी समझाऊंगा आपको? थोड़ा लाउडर यार। फिर लाउडर रखा करो, ताकि जो बच्चे ऑनलाइन देखेंगे उनको लगेगा कि भाई बड़े एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक बच्चे हैं। वो तो कहेंगे सर की आवाज तो इतनी बुलंद है, इतनी स्ट्रांग है, और बच्चे इतने ठंडे पड़े हुए। ये नहीं, इससे फिर इंपैक्ट गलत पड़ता है। जो बच्चा, आपके मित्र वगैरह भी देखेंगे, यार कितने ठंडे बच्चे हैं। तो ठंड लग रही है, मानता हूं मैं, पर भाई आपने तो फिर भी जैकेट पहनी, मैं देखो कैसे टी शर्ट में घूम रहा हूं, है ना। तो कम से कम एनर्जी दिखाओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? मजा नहीं आया? फिर वेरी गुड। तो ये जो है फॉर्मेट मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? फाइनेंसिंग को थोड़ा वहां ले जा रहा हूं। ले जा लूं, कोई दिक्कत होगी भी तो क्या कर लोगे आप? सीधी सी बात है ना भाई। तो हम फाइनेंसिंग को, बेटा थोड़ा वीडियो पॉज कर लो, मैं फॉर्मेट बना लूं पहले। तो यस, हम पहले ले रहे हैं ऑपरेटिंग को छोड़कर, सीधा जा रहे हैं हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे, ठीक है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी सही चल रहा है? हाँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी यानी जैसे नाम से ही पता चलता है, फाइनेंस मतलब पैसे का आना या पैसे का जाना, यानी इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। इस एक्टिविटी में यही होगा। अब चलो एक ही चीज करके समझते हैं हमने। तो इशू ऑफ शेयर। अब देखो, आपको एज ए कंपनी फंड्स की जरूरत है। एज ए कंपनी आपको किसकी जरूरत है? फंड्स की। तो आप क्या करेंगे? शेयर को इशू कर दो और डिबेंचर्स को इशू कर दो। अब शेयर इशू करने से और डिबेंचर इशू करने से आपको इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा? अरे लाउडर। तो इसे क्या कर देंगे आप सर? प्लस, यानी जो अमाउंट आएगी वो प्लस की आएगी, ठीक है। फिर लोन एंड बोरोइंग। आपने बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या ले लिए? लोन ले लिए। बोरोइंग यानी उधार ले लिया, ठीक है। तो ये भी क्या? इनफ्लो, आउटफ्लो। तो इनफ्लो होगा तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। अच्छा जी, अब देखिए यहां पर शेयर्स हमारे दो तरीके के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, ठीक है ना। तो आपने इशू किए थे शेयर, कुछ इक्विटी शेयर इशू किए और कुछ प्रेफरेंस शेयर इशू किए। अच्छा जी, अब जब आपने शेयर इशू किए तो भाई उनको आप क्या करोगे? डिविडेंड भी तो पे करोगे ना। तो उसमें पैसा इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा? डिविडेंड पे करने पे आउटफ्लो। तो ये डिविडेंड पेड क्या हो जाएगा आपका? माइनस। जो आपने लोन ले रखा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या उधार ले रखा है बोरोइंग के रूप में, आप उनको क्या पे करोगे? और किस पे पे करोगे? इंटरेस्ट, डिबेंचर्स पे। तो डिविडेंड किस पे करना है? मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं, इक्विटी शेयर्स पे एंड प्रेफरेंस शेयर्स पे। अच्छा, इंटरेस्ट पे किस पे करेंगे आप? लोन पे, बोरोइंग पे और डिबेंचर्स पे, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखिए सीधी बात, नो बकवास भाई। जब इशू ऑफ शेयर आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, जब इशू ऑफ डिबेंचर आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, जब लोन आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो भाई उससे रिलेटेड डिविडेंड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। क्योंकि जहां गाय जाएगी वहीं बछड़ा जाएगा। गाय कौन है? इशू ऑफ शेयर। गाय कौन है? डिबेंचर है। गाय कौन है? बोरोइंग है, लोन है। तो भैया जो उसका पेमेंट होगा वो क्या है? बछड़ा। तो जहां गाय जाएगी वहां बछड़ा। अच्छा, यहां देख रहे होंगे आप, ध्यान, यहां स्टार मार्क कर रखा है।
क्यों, इसका रीजन है बताऊंगा बाद में जब यहां पर आएंगे हम, ठीक है ना। तो स्टार मार्क से कुछ खा, तो मैंने गाय और बछड़े का एग्जांपल इसलिए दिया, ये पॉइंट आगे भी काम आएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जहां गाय जाएगी वहीं बछड़ा जाएगा। हाँ बदमाश होगा तो इधर तो घूम जाएगा, तो उसको हम मार के वापस लाएंगे, फिर इधर बदमाश, जैसे करते हैं ना शैतानियां, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, टिक मार लेते हैं जो समझ में आ चुका है। ये हो गया, ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन भी हो गया, ठीक है। लोन, अच्छा अब चलते हैं भाई, आपने शेयर इशू किए, डिबेंचर इशू किए, आपने शेयर इशू किए, डिबेंचर इशू किए, लोन लिया। भाई एक टाइम होता है, इसको आपने रीपेमेंट भी तो करनी होती है, फाइनल पेमेंट, यानी जो शेयर इशू किए हैं उनको आप क्या दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं, या जो डिबेंचर इशू किए हैं आप उनको क्या दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो। पर एक टाइम पे, अब डिबेंचर जो इशू होते हैं 5 साल 10 साल 15 साल के लिए होते हैं, तो हर साल तो आप उनको इंटरेस्ट दे रहे हो, पर एक टाइम ऐसा आएगा 5 साल के बाद जब मैच्योर हो जाएगा तो उसको पूरा वो पेमेंट भी वापस करनी है, तो उसे बोलते हैं हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो इसमें पैसा आएगा जाएगा, इनफ्लो नहीं होगा, क्या होगा, आउटफ्लो। ऐसी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वो भी वेरी गुड। फिर आता बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, अपने ही शेयर्स को वापस खरीदना, बाय बैक ऑफ शेयर, तो इसमें भी पैसा आउटफ्लो होगा, ठीक है। तो आई होप फाइनेंसिंग एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ गई आपको। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा, पहला इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन। अब इन तीन को ही लेके चलना। अब इन तीन में देखो, शेयर इश्यू किया तो क्या पेमेंट करनी पड़ेगी, डिविडेंड। डिबेंचर इश्यू किया तो क्या पेमेंट करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट। लोन लिया तो क्या पेमेंट करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट। अब ये तो हो गया इनका एक पेमेंट पे करना, इनका फाइनल पेमेंट करने को क्या बोलते हैं हम, रिडम्पशन या बाय बैक या फाइनल पेमेंट ऑफ लोन, ठीक है ना। लोन पेड, लोन पेड, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो तीनों चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं। तो ठीक है बेटा, ये बन गया हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ठीक है, तो हमने फॉर्मेट के हिसाब से एंट्री लिख ली, क्योंकि डिटेल जो होता है यहां आता है, डिटेल, ठीक है बेटा। तो डिटेल में क्या हुआ भाई, 2 लाख हमारे को इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर से आया, 6 लाख हमारे पास आ गया लोन से आ गया, हमने उनकी रिडम्पशन कर दी, प्रेफरेंस शेयर की 50,000 चले गए, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में 20,000 चला गया, बायबैक ऑफ शेयर में 30,000 चला गया, लोन की, अच्छा ये लोन, अच्छा लोन पेड, अच्छा इसी में आ गया, चलो कोई नहीं, ठीक है ना। तो ये सारा हिसाब हो गया। तो माइनस का देखें, 1 2 3 4 5 6 टाइम माइनस में, यानी कि हमारा आउटफ्लो हुआ है। तो माइनस की अमाउंट कितनी आ रही बेटा, 140, और प्लस की अमाउंट कितनी है मेरी, 8 लाख। तो 8 लाख में से 140 गया, तो इनफ्लो हुआ आउटफ्लो हुआ, सर इनफ्लो हुआ, प्लस में है ना आंसर। भाई 8 लाख आपका प्लस का है और 140 आपका माइनस का, तो आंसर किस में आ रहा है, प्लस में। कितना आ रहा है आंसर प्लस में, 6,60,000 करोड़, 6,40,000 करोड़, यही आ रहा है। कितना आ रहा है, 660, चलो जी कोई नहीं, 660, यानी कि 6,60,000 करोड़, करोड़ों में लेंगे जरा। अब ये पैसा मेरे पे प्लस का है माइनस का है, यानी फाइनेंसिंग से मैं 6,60,000 करोड़ कमा चुका हूं, पक्की बात। इतना सफिशिएंट फंड है मेरे पास। अब इस पैसे का इस्तेमाल कहां करूं मैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इस पैसे को मैं यहां करूंगा, किसमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम क्या करते हैं बेटा, नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट, इसमें इन्वेस्ट करता हूं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है। लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब कहां होता है, कहां होता है, लैंड पे कर दिया पैसा इन्वेस्ट, डिबेंचर्स पे कर दिया, या शेयर्स पे कर दिया इन्वेस्ट, होता है ना भाई, ठीक है। तो ये होता है हमारा, यानी कि जो पैसा मैंने फाइनेंसिंग से कमाया वो मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लगा दिया। कैसे, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, उस पैसे से मैंने फिक्स्ड एसेट खरीद ली। जैसे फिक्स्ड एसेट क्या होंगी मेरी, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब मेरी क्या हो जाएंगी, फिक्स्ड एसेट। इन्वेस्टमेंट कर दिया मैंने, इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबे समय के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, क्लियर है। फिर आता है, तो ये परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट, एसेट को परचेज करने से इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो। चलो जी यहां लिख देते हैं हम माइनस, क्लियर है जी, आउटफ्लो यानी माइनस। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट, अच्छा जी हम कोई पुरानी फिक्स्ड एसेट को या इन्वेस्टमेंट को बेच भी देते हैं, बेचते हैं ना, तो इनफ्लो या आउटफ्लो, इनफ्लो, ठीक है। फिर अच्छा जी, अब वही बात समझते हैं। वो एग्जांपल अगर आपको पिछला याद है तो देखते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट किया किसमें भाई, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया शेयर्स पे, इन्वेस्टमेंट कर दिया किस पे, मैं यहां लिख भी देता हूं, शेयर्स पे, या आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया
डिबेंचर्स पे। विजिबल हो रहा है ये? आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया शेयर्स पे या डिबेंचर पे। यहां पर क्या था, आपने डिबेंचर और शेयर को क्या किया था, इशू। और यहां पर क्या कर रहे हो आप, परचेज। यहां पर क्या कर रहे हो आप, परचेज। इशू करना यानी पैसे का आना, अब परचेज करना आपके जेब से पैसे का जाना। तो आपने यहां पर शेयर खरीदा, आपने यहां पर डिबेंचर खरीदा, तो अब आपको डिविडेंड मिलेगा या पे करोगे, मिलेगा। तो मिलेगा यानी प्लस या माइनस, प्लस। आपने डिबेंचर खरीदा तो डिबेंचर का इंटरेस्ट मिलेगा या पे करोगे, मिलेगा। तभी तो रिसीव्ड आ रहा ना यहां पर, ठीक है, क्योंकि शेयर यहां खरीदा इन्वेस्टिंग में, तो गाय और ये बछड़ा, जहां गाय जाएगी वहीं बछड़ा जाएगा। आपने डिबेंचर यहां खरीदा तो उसकी पेमेंट कहां रिसीव होगी, यहीं, जहां गाय जाएगी वहीं बछड़ा। रेंट रिसीव्ड, भाई आपने लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, उसे किराए पे दे दिया। तो लैंड क्यों खरीदी आपने, इन्वेस्टमेंट पर्पस से। बिल्डिंग क्यों खरीदी, इन्वेस्टमेंट पर्पस से। उससे जो पैसा आ रहा है वो रेंट रिसीव्ड, तो ये भी प्लस। आई होप समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी फिनिश होगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। चलिए, हमारा फाइनेंसिंग हो चुका है, हमारा इन्वेस्टिंग हो चुका है। अब हम ऑपरेटिंग कर रहे हैं, पर ऑपरेटिंग के लिए मुझे सारा मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सबसे ज्यादा टफ होता है और ऑपरेटिंग में सबसे ज्यादा एंट्रीज आती है। पर एंट्रीज जो ज्यादातर बच्चे जब कैश फ्लो स्टेटमेंट को शुरुआत में करते हैं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन पहले, तो उनको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। पर मेरा जो मकसद है आज ऑपरेटिंग एक्टिविटी को इजी करना। अच्छा, ईमानदार से बताइए, फाइनेंसिंग समझ में आ गया, इन्वेस्टिंग आ गया, ऑपरेटिंग को आपने देखा होगा, मैं दोबारा दिखाता हूं आपको फॉर्मेट। देखिए कितना बड़ा ना ऑपरेटिंग का, कितनी सारी एंट्रीज है अभी आपको, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका बताऊं, एकदम मास्टर स्ट्रोक। ये याद करना बहुत मुश्किल है कि ऑपरेटिंग में कौन कौन सी एंट्री आएंगी, या ये याद करना आसान है कि फाइनेंसिंग में कौन सी आ रही है और इन्वेस्टिंग में कौन सी आ रही है। भाई फाइनेंसिंग में आपको पता यही आएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इन्वेस्टिंग में यही आएंगे और उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। जो सारी बच गई वो ऑपरेटिंग में आ गई, ले और इजी हो गया। आपको पता है फाइनेंसिंग में क्या आना है, आपको पता है इन्वेस्टिंग में क्या आ सकता है, क्या आएगा। जो सारी बच गई, आंख बंद करके कहां डाल दो बेटा, ऑपरेटिंग में। अच्छा, एक चीज और, एक और तरीके सिखाता हूं, आप भी कहोगे सर मजा आ गया, क्या बोलोगे आप, तो मजा दिलाते हैं आपको। बेटा देखना, यहां पर दिख रहा है, यह है बैलेंस शीट। ध्यान से समझिएगा प्लीज, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये आपकी बैलेंस शीट होती है, ये साइड कौन सी होती है बेटा आपकी, और ये साइड कौन सी होती है आपकी। अच्छा, यहां पर देखिएगा ध्यान से, हमारा ये आ चुका है, ये आ चुका है शेयर कैपिटल, अरे आ चुका है भाई। इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, शेयर कैपिटल या शेयर कह लो, डिबेंचर कह लो, लोन, ये भी आ चुका है कि नहीं आ चुका है, अरे आ चुका है कि नहीं आ चुका है। यहां पर देख लो क्या आ चुका हमारा, फिक्स एसेट आ चुका है, इन्वेस्टमेंट आ चुका है, अरे आ चुका है ना। अब रह क्या गया मेरा, रिजर्व एंड सरप्लस, और बताओ, रिजर्व एंड सरप्लस और करंट लायबिलिटी, और यहां पर क्या रह गया मेरा, करंट एसेट। यही रह गया कि नहीं रह गया, पक्का ना। तो यानी ये हो गया, ये सारा हिस्सा मेरा कहां पर आया, फाइनेंसिंग में। ये सारा हिस्सा कहां आया मेरा, इन्वेस्टिंग में। अब ये जो बचेगा ये सारा कहां जाएगा, ऑपरेटिंग में। ले और भी आसान हो गया, यानी कि अब इन 3 चीजों फोकस करेंगे। अच्छा, अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाओगे तो बेटा रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में पहले बता चुका हूं तुम्हें। रिजर्व एंड सरप्लस कहां जाता है मेरा, वर्किंग नोट में, ठीक है। अब रहेगी मेरी छोटी मोटी कहानियां, और अब जब ऑपरेटिंग स्टार्ट करेंगे, अब ऑपरेटिंग के लिए जगह मेरी कम पड़ेगी, तो मैं उसको पूरा मिटा के ऑपरेटिंग पे ही काम कर रहा हूं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर ली, हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर ली। अब हम कहां जा रहे हैं, सबसे टफेस्ट पार्ट पे। आप देख भी रहेंगे काफी बड़ा, अभी थोड़ा और आएगा नीचे, पर पहले मैं एक पोर्शन समझा दूं फिर चलेंगे, ठीक है ना। ये हमारा पोर्शन, ये करना हमने कवर, तो क्या लगता है याद हो जाएगा, याद तो करते ही नहीं हम, समझ लेंगे इसको, क्या कर लेंगे हम, समझ लेते हैं, एक एक पॉइंट का समझते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था बेटा आपको, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीज आती है, शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन, 3 चीज आती है, और इनसे रिलेटेड इनकी पेमेंट्स और रीपेमेंट। पेमेंट मतलब इंटरेस्ट, डिविडेंड, और रीपेमेंट मतलब इनकी फाइनल पेमेंट। क्लियर है। तो सर 3 की 3 और 3, 6 एंट्री बन गई।
फिर ऐसी इन्वेस्टिंग आता है, जो हमारा फाइनेंस से पैसा आएगा उससे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी स्टार्ट होगी हमारी। और इन्वेस्टिंग में क्या होगा, केवल दो चीजें, फिक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वो परचेज और सेल या उनके रिलेटेड जो हमारी इनकम आएगी, उससे हमारी इनकम आएगी, ठीक है ना, ये सच। अब जो रेस्ट ऑल बच गई सारी, वो सारी कहां जाएंगी, ऑपरेटिंग में। अब देखिए ऑपरेटिंग में जो पहला पार्ट होता है वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये हमारा कहां से आता है बताओ, ये वर्किंग नोट से आता है हमारा। अब वर्किंग नोट का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसका वर्किंग नोट के जो क्वेश्चंस भी हैं रिलेटेड कुछ, और उसका जो हमने बताया था वर्किंग नोट में क्या क्या आता है, एक बार रिवाइज कर लें फटाफट। वर्किंग नोट में सबसे पहले क्या आता है, नेट प्रॉफिट यानी क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। दूसरे में ट्रांसफर टू रिजर्व। तीसरा इंटरिम डिविडेंड। चौथा प्रपोज डिविडेंड, जिसमें क्या था हमारा, प्रीवियस ईयर। पांचवा प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन सी ईयर का, करंट ईयर का। फिर लेस रिफंड ऑफ टैक्स या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, 10-15 मिनट की बनेगी, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अमूमन बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, वो मैं कर दूंगा काम, ठीक है। तो वहां से जो बैलेंस आएगा वो बनता हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उसको सीधा वर्किंग नोट से यहां शिफ्ट कर देंगे, क्लियर है। अब आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती है हमारी सारी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। नॉन कैश ट्रांजैक्शन या इनको बोलते हैं हम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। क्या बोलते हैं इनको हम, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है, या नॉन कैश ट्रांजैक्शन, जिनमें कैश इंक्लूड नहीं होता। चलिए तो एक एक करके पकड़ते हम। तो डेप्रिसिएशन, अच्छा डेप्रिसिएशन की जब हम एंट्री करते हैं तो कहां पर करते हैं इसकी एंट्री हम, सब P&L में। डेप्रिसिएशन की जब एंट्री करते हैं हम तो कहां करते हैं, P&L में। ये होती है हमारी डेबिट साइड और ये होती है मेरी क्रेडिट साइड। तो कहां लिखते हैं इसको हम, टू डेप ऑन बिल्डिंग मशीन या फर्नीचर, जो भी होगा यहां लिखते हैं ना इसको हम, डेबिट साइड में नोट करते हैं, क्लियर है। अच्छा ऐसे गुडविल जब रिटर्न ऑफ होगी तो उसकी भी एंट्री कहां करेंगे हम, टू गुडविल, P&L में इसकी एंट्री करते हैं। अच्छा डेप का तो मतलब आपको पता होता है डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अब देखिए ये पेन है, ये आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल की कीमत समझ लो 10,000 की कीमत है उसकी, ठीक है। 2 महीने के बाद क्या वो 10,000 का रहेगा, वो कितने का जाएगा, 8,000 का या 5,000 का या 4,000 का, जो भी है। तो यानी रहा तो वही मोबाइल, पर उसकी कीमत क्या हो गई, 2,000 से घट गई, 4,000 से घट गई, पर वो ना पैसा आया ना गया कहीं, पर वो कीमत तो घट गई ना एक तरह से। तो वो कहलाता है हमारा डेप्रिसिएशन। नॉन कैश ट्रांजैक्शन में कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वही वो, जबकि आप उसको बेचोगे 8,000 में तो 8,000 तो आएंगे पर 2,000 कहीं नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड द नॉन कैश ट्रांजैक्शन। ऐसी राइट ऑफ गुडविल, तो गुडविल आपकी पिछले साल 2 लाख थी, अब घट के कितनी रहेगी, 80। तो एक बीच से क्या होगी, गुडविल राइट ऑफ होगी। गुडविल बेची थोड़ी हमने, गुडविल राइट ऑफ। अगर गुडविल ही बेच देंगे तो बिजनेस क्यों बना रहे, इसको छोड़ो ना, करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर गुडविल ही बिक गई तो राइट ऑफ मतलब घट जाना वैल्यू का, ठीक है। तो ये फिर आता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं तो अंडर राइटिंग कमीशंस होते हैं हमारे, या हमारे वो शुरुआती खर्चे जो होते हैं भाई, एडवर्टीजमेंट के खर्चे हो गए, या हमारे किसके शेयर इशू करने के टाइम के खर्चे जो होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, शुरुआती खर्चे, उनको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। जब ये खर्चे हुए होंगे तो हमने उनको कहां नोट किया होगा, यहां पर टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्लियर है। P&L में हमने इसको नोट किया होगा। आज हम इसको खत्म कर रहे हैं तो इन सबको अब दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा एक चीज और, नॉन कैश, जो नॉन कैश होंगे, और एक होता है नॉन कैश आइटम्स और होते हैं कैश आइटम। तो नॉन कैश आइटम्स को हमेशा क्या करेंगे, प्लस, और कैश आइटम को माइनस, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे हमारे क्या है, नॉन कैश या कैश आइटम, ये नॉन कैश है तो इनको क्या करेंगे हम यहां पर प्लस। तो डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, प्लस, गुडविल को प्लस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को प्लस, अंडर राइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ ये भी प्लस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ। अच्छा अब आप कह रहे होंगे सर इश्यू ऑफ डिबेंचर है तो इसका तो ट्रीटमेंट कहां जाना चाहिए, फाइनेंसिंग में जाना चाहिए। पर भाई ध्यान से देखो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ, यानी जब डिस्काउंट आपने डिबेंचर जब इशू किए थे तो उस पर डिस्काउंट दिया था, तो ये तो एंट्री शुरुआत में ही होगी, और जब ये खर्चा हुआ होगा तो हमने कहां नोट किया होगा, P&L में। अब इसको यहां ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा डिस्काउंट प्लस या माइनस, प्लस, ठीक है। एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, अब जो हमने डिबेंचर इशू किए रिटर्न ऑफ के टाइम पे जो खर्चा आया उसको भाई हमने क्या करते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन भी समझा दूं दोबारा से, ये इससे रिलेटेड है थोड़ा बहुत। क्या होता है कि जब कंपनी चाहती है कि भाई उनके शेयर 90% से ज्यादा बिक जाए, क्योंकि एक कंडीशन अप्लाइड होती है कि आप जब भी शेयर इशू करते हैं तो कम से कम 90% लोग उसको सब्सक्राइब कर लें,
ठीक है, अगर 100 शेयर बेचे तो 90 लोगों ने खरीद ले, अगर 89 ने भी खरीदा तो आप शेयर इशू नहीं कर सकते। ये रूल तो आपको पता है, शेयर चैप्टर में हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कुछ तो शेयर वो खुद बेचते हैं और कुछ वो एजेंट्स को दे देते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम अंडर राइटर्स। वो लोग होते हैं जो हमारी बिहाफ पे हमारी कंपनी के शेयर को बेचते हैं लोगों को, तो उनको शेयर बेचने का हम क्या देते हैं, कमीशन देते हैं। तो जब ये खर्चा हुआ होगा शेयर बेचने के टाइम पे स्टार्टिंग में, तो हमने कहाँ नोट किया होगा, P&L में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसी एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब डिबेंचर को इशू करने के लिए भी कई खर्चे होते हैं भाई, अंडर राइटिंग एजेंट्स को बुलाना, उनको समझाना, या उनके चाय नाश्ता पानी जो भी खर्चे होंगे भाई अपनी जेब से तो देंगे नहीं हम, वो सारा खर्चा कहां से जाएगा, कंपनी की जेब से, तो P&L अकाउंट में नोट किया जाता है। फिर आता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। अच्छा जी, अब फिक्स एसेट है, अब देखिए फिक्स एसेट यानी कहां जाएगा इसका ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट जाएगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्लियर है? अब जो हमने बेचा है, सपोज करो हमारी जो लैंड थी, लैंड है क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट 2 लाख की थी, हमने उसे 1.5 लाख में बेचा, तो 1.5 लाख की एंट्री कहां होगी, इन्वेस्टिंग में। पैसा आया गया भाई, बेची है तो 1.5 लाख हमारा यहां पर प्लस हो जाएगा ना इन्वेस्टिंग में, क्योंकि क्या कर रखा है हम, सेल ऑफ फिक्स एसेट 1.5 लाख वहां आ गया, पर इसका लॉस जो 50,000 का लॉस है वो यहां आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? वहां पर तो केवल हम ये देखेंगे, प्लस होगा सॉरी, यहां पर तो केवल हम वो देखेंगे कितना पैसा आया कितना गया। भाई 2 लाख की एसेट 1.5 लाख में बिकी, पर पैसा तो आया ना, नफा नुकसान कहां यूज होता है सारा, P&L में, तो P&L की सारी एंट्री कहां जाती है, ऑपरेटिंग में। तो ये यहां भी कोई कंफ्यूजन, आई डोंट थिंक सो। फिर आता है फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस, ये भी हमारा जो लॉसेस होंगे, नाम ही जिसका P&L है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी एंट्री डेबिट होंगी वो सारी प्लस होंगी, और जो भी एंट्री क्रेडिट होंगी जैसे इनकम तो वो लेस। बात समझ में आ रही है? ऑपरेटिंग में उल्टा चलता है, अगर एक्सपेंस हो रहा है तो प्लस और इनकम हो रही है तो माइनस। क्यों? इसलिए क्योंकि P&L का जो सबसे, अब देखो P&L का तो सबसे लास्ट में निकलता है, वो क्या निकलता है हमारा इसमें, टू नेट प्रॉफिट। ये समझाना था मैंने, टू नेट प्रॉफिट। पर हम जब यहां ऑपरेटिंग बना रहे हैं तो नेट प्रॉफिट तो सबसे पहले डाल दिया ना मैंने, तो अब मैं इनवर्स चल रहा हूं, P&L का मैं इनवर्स चल रहा हूं, तो जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। बात समझ में आ रही है? इसीलिए सारी एंट्री क्या हो रही है, उल्टी। क्योंकि अगर हम P&L अकाउंट से बनाएंगे तो नेट प्रॉफिट सबसे लास्ट में निकलता है, पर जब हम कैश फ्लो का ऑपरेटिंग बना रहे हैं तो नेट प्रॉफिट तो सबसे पहले आ गया ना, तो हमने उल्टा चलना है। तो इसीलिए प्लस माइनस हो रहा है, माइनस क्या हो रहा है, प्लस। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट को रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई ये जो मेथड होता है P&L से कैश फ्लो को बनाना, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, P&L से कैश फ्लो बनाना, यानी कैश फ्लो बनाने के 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। जो P&L से बनता है वो डायरेक्ट मेथड कहलाता है, पर हमारे 12th स्टैंडर्ड में ना हमें TD दिया होगा ना P&L दिया होगा, सीधा क्या दी होगी, बैलेंस शीट। और जो बैलेंस शीट से बनता है वो इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, TD एंड P&L, और इसमें क्या होगी, केवल बैलेंस शीट। तो हमारे तो सिलेबस में ये है ही नहीं ना, पर इसको समझाने के लिए मुझे P&L बताना पड़ रहा है, एज्यूम करना पड़ रहा है। तो हम मान के चलेंगे, जब ये चलाएंगे तो हमने मान लिया कि डेप्रिसिएशन पहले ही P&L में एडमिट हो रखा है, गुडविल राइट ऑफ P&L में हो रखी है, तो अब उसको क्या कर रहे हैं, इनवर्स लेके चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन क्योस तो नहीं है ना? चले, फिर आता है फॉरेन, ये भी हो गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये दोनों क्लियर है हमारे। यहां पर देखो ये लॉस था, यहां पर क्या है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट होगा तो P&L में कहां लिखेंगे हम, बाई। तो P&L में अगर ये आ रहा है तो इनकम है, इनकम तो क्या करते हैं हम, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, माइनस। फिर आता है रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, इनकम। रेंट अगर पे हुआ है, यहां लिखा होगा डेबिट में तो प्लस, और इनकम है तो यहां लिखी होगी तो माइनस। तो यहां भी हमारा पूरा क्लियर हो चुका है। तो ये ऑपरेटिंग की ऑलमोस्ट सारी एंट्री जो एग्जाम में आती है, क्वेश्चन में आती है, वो हमने लिख दी है। ये यहां खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब इसके नीचे आएंगे, अगर हम फॉर्मेट में जाएं वापस दोबारा से देखें तो हमने यहां पर क्या लिखा था, शेयर्स, डिबेंचर्स और लोन, ठीक है। और यहां पर क्या लिखा था हमने, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। और हमारा क्या रह गया था यहां पर, करंट रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटी, और यहां पर करंट एसेट। यानी रिजर्व एंड सरप्लस तो हमारा कहां इंक्लूड हो चुका है, इसके अंदर आ चुका है। अब मेरा क्या बचा, केवल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अब इसको काम करते हैं इसके नीचे, चलिए। तो ठीक है, हमारा यहां तक काम हो चुका है, ठीक है, हमने यहां तक कर लिया प्रोसेस। अब
हाथ ही निकल गया, केवल क्या रह गई, पूंछ रह गई। अब पूंछ को भी खींच के निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। तो कहता है भैया यहां तक जो हमारा सारा सामान आएगा उसको लिखेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा जी, रेशियो चैप्टर में हमने पढ़ा था वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। यानी सीधी बात, नो बकवास, हम केवल इसमें किसमें डील करेंगे, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में। तो यहां पर आपको दिख भी रहा होगा करंट एसेट, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, और इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। इसको समझाते हैं क्या होता है। भाई देखिए, जब भी आप कोई करंट एसेट खरीदते हैं, जब भी आप कोई करंट एसेट लेते हो, तो भाई आपका कैश इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो। तो ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस, यहां लिखना चाहिए ना, कोई नहीं। और डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस, है ना भाई। भाई अगर करंट एसेट आपने बेच दी तो क्या हो जाएगी वो प्लस। ऐसे ही आपका अगला देखते हैं हम, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। आपने शॉर्ट टर्म लोन ले लिया तो पैसा आया गया, आया तो प्लस, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी तो माइनस, ठीक है। अब यहां पर देखना, आपने सपोज करो ये था 20,000, ये 30,000, ये ले लेते हैं दूसरा 40,000, और ये 10,000, ठीक है। ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो प्लस का कितना हो गया 70, माइनस का कितना हो गया 30। तो आंसर प्लस में आया माइनस में आया, कितना आ गया आंसर 40,000। तो यहां लिखेंगे हम कितना 40,000। अच्छा देखिए, अगर आंसर इनका प्लस में आता है तो आप लिखोगे कैश जनरेटेड, और अगर माइनस में आता है तो क्या लिखते हैं, कैश फ्रॉम, ठीक है जी। नहीं फ्रॉम नहीं, कैश यूज्ड आएगा, इसने लिखा नहीं यहां पर, कोई नाम लिख देते हैं यूज्ड। अगर आंसर माइनस में आएगा तो यूज्ड, और प्लस में आता है तो जनरेट। भाई पैसा जनरेट हुआ है ना, तो प्लस में आया आंसर, और माइनस में आएगा तो कैश यूज्ड। बात समझ में आ रही है। जब क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। अब ये यानी कि 40,000 करोड़ का आपने प्रॉफिट कमा लिया है। अब यहां पर सरकार अपनी क्या घुसाएगी, लंबी सी टांग, उसको बोलेंगे हम टैक्स पेड। वो यहां से लेस कर देंगे, 40,000 को यहां लिखा जाएगा, फिर तो यहां से हटा दो, और सपोज करो 5,000 का टैक्स पेड हो गया, तो आंसर कितना आ गया 35,000, ठीक है। तो इसको बोलेंगे नेट कैश फ्रॉम यूज्ड। यूज्ड फ्रॉम होगा तो प्लस, और यूज्ड होगा तो माइनस, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर ये कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग में, फिर उसके बाद क्या जाएगा, फाइनेंसिंग में, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हाथ में आ जाएगा आपका नेट इंक्रीज और डिक्रीज। अगर आंसर प्लस में आया तो इंक्रीज, और माइनस में आया तो डिक्रीज। तो ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। सबसे पहले कायदे से हमने समझा इनवर्स में, पर करना कैसे, पहले वर्किंग नोट, वर्किंग नोट से हमारा क्या आ जाएगा ये, फिर आएगा पूरा ऑपरेटिंग, फिर आएगा पूरा इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, कहानी खत्म। तो आई होप ये लेक्चर आपको पूरा अच्छे समझ में आएगा। तो यहां पर हमने क्या सीखा, हाउ टू मेक कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्मेट इन अ प्रॉपर मैनर। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।